मुकेश अंबानी, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है ना? लेकिन ये एम्पायर आखिर है कितना बड़ा? इसका अंदाजा एक नंबर से लगता है, और वो नंबर सुनकर सच में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। 20 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन, भारत की सबसे बड़ी कंपनी। सोचकर देखिए, इतना बड़ा नंबर, इसको तो आखिर समझे भी कैसे? तो ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे एक प्रॉपर प्लान है, एक प्लेबुक है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है? चलिए, आज हम इसी प्लेबुक के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि ये एम्पायर बना कैसे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक टाइकून के बनने की कहानी, फिर समझेंगे कि कैसे टाइम ही असली पैसा है। इसके बाद बात होगी तेंदुए जैसे शिकार की, और फिर एक इनपुट से कई फॉर्चून बनाने के जादू की। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे कंपनी के हिस्से बेचकर पूरा साम्राज्य खरीदा जाता है। और आखिर में इन सब को जोड़कर हम डिकोड करेंगे दी अंबानी प्लेबुक। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये बात है मुकेश अंबानी के शुरुआती दिनों की। एक ऐसी घटना जिससे सिर्फ 17 साल की उम्र में उनकी ऐसी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सामने आई कि सब हैरान रह गए। तो हुआ ये कि रिलायंस पर इल्जाम लगा कि वो यान मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं। उनका प्लान वैसे बड़ा सिंपल था। एक जापानी कंपनी के साथ डील की, सारा माल खरीदने की, प्राइस लॉक कर दिए और बन गए भारत में उस माल के अकेले इंपोर्टर। इसका असर, मार्केट में इतना सस्ता माल आ गया कि लोकल कॉम्पिटिटर्स का टिकना नामुमकिन हो गया। और बस इन्हीं इल्जामों की वजह से सरकारी रेड पड़ गई। अब ट्विस्ट ये था कि धीरूभाई अंबानी उस वक्त देश से बाहर थे। कंपनी के जो सीनियर मैनेजर्स थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब एक 17 साल का लड़का आगे आया, मुकेश अंबानी, और उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से सीधा कहा, आप इस रेड के हेड हैं, पर मैं इस गेम का हेड मास्टर हूं। सोच के देखिए, इस एक लाइन में कितना कॉन्फिडेंस, कितनी गहरी स्ट्रेटेजी छिपी है। यहां मुकेश अंबानी ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उन्होंने एक जबरदस्त लीगल आर्ग्यूमेंट पेश किया। उन्होंने कहा कि कंपटीशन एक्ट का सेक्शन 3 अकेले नहीं, बल्कि सेक्शन 193 के साथ पढ़ना चाहिए। आसान भाषा में इसका मतलब यह था कि अगर किसी मोनोपोली से आम आदमी का फायदा हो रहा है, मतलब उसे चीजें सस्ती और बेहतर मिल रही हैं, तो वो मोनोपोली बिल्कुल लीगल है। और ये बात उन्होंने सिर्फ हवा में नहीं कही, पूरे हिसाब किताब के साथ साबित की। उन्होंने दिखाया कि जहां कंपेटिटर्स पॉलिएस्टर 1.7 लाख रुपए पर मीट्रिक टन बेच रहे थे, वहीं रिलायंस उससे सिर्फ 1.5 लाख में दे रही थी। यानी कपड़ा बनाने वालों को सीधा सीधा 20,000 रुपए का फायदा हो रहा था हर मीट्रिक टन पर। और इसका अल्टीमेट फायदा किसको मिला? आम लोगों को। सस्ती साड़ियां, सस्ते कपड़े, और रिजल्ट, रेड वहीं की वहीं कैंसिल हो गई। चलिए अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर। और ये स्ट्रैटेजी ना थोड़ी उल्टी है। ये कहती है कि कभी-कभी ज्यादा पैसा खर्च करके असल में कहीं ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। ये बात है 1981 की। धीरूभाई अंबानी ने मुकेश को स्टैनफोर्ड से वापस बुलाया और एक बड़ा काम सौंपा। महाराष्ट्र के पातालगंगा में एक पॉलिएस्टर प्लांट बनाना। डेडलाइन 26 महीने। और उस इंडस्ट्री इंडस्ट्री में हर कोई कह रहा था, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन मुकेश अंबानी ने वही काम सिर्फ 18 महीने में करके दिखा दिया। लेकिन इस स्पीड की एक कीमत थी। उन्होंने प्रोजेक्ट पर 40 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। और सोचिए, उस जमाने में 40 करोड़ कितनी बड़ी रकम रही होगी। पहली नजर में तो यह साफ साफ पैसों की बर्बादी लगती है ना? पर असली खेल तो यही था, क्योंकि प्रोजेक्ट 8 महीने पहले शुरू हो गया, तो कंपनी ने 160 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया। अब हिसाब लगाइए, 40 करोड़ खर्च किए और 160 करोड़ कमाए। बिल्कुल साफ है। सबक यह था, टाइम ही असली पैसा है। तो सवाल यह है, ये किया कैसे गया? इसका जवाब है पैरेलल थिंकिंग। आमतौर पर कैसे काम होता है? स्टेप ए खत्म होगा तब स्टेप बी शुरू होगा, फिर सी, राइट? लेकिन अंबानी की मेथड में ए, बी और सी सब एक साथ शुरू होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उन्होंने मशीनरी आने का वेट नहीं किया, पहले ही 220 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा दी। फिर जब मशीन आई तो बस उन्हें फिट करना था। टाइम बचाना। अब आते हैं उनकी तीसरी स्ट्रैटेजी पर, और शायद ये उनकी सबसे फेमस स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं लेपर्ड्स पेशेंट हंट, यानी तेंदुए का धैर्यपूर्ण शिकार। मतलब पहले सब्र और फिर अचानक एक जबरदस्त हमला। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जियो। साल 2010 में
मुकेश अंबानी ने 12,000 करोड़ रुपए में 4G स्पेक्ट्रम खरीदा और फिर कुछ नहीं किया, बिल्कुल चुप हो गए पूरे 6 साल तक। इस बीच बाकी सारी कंपनीज 3G में अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रही थी और फिर 2016 में जब सबका पैसा 3G में लग चुका था, जियो ने मार्केट में एंट्री ली, सीधे 4G के साथ, और बस एक झटके में पूरी इंडस्ट्री हिल गई। और इस हमले का असर क्या हुआ? देखिए, जियो आने से पहले भारत में 13 से ज्यादा बड़ी टेलीकॉम कंपनीज थीं और जियो लॉन्च के सिर्फ 2 साल बाद मार्केट में सिर्फ 3 बड़ी कंपनीज बची। ये था एक पेशेंट हंटर का परफेक्ट अटैक। ओके, अब चलिए अगले प्रिंसिपल पर, एक ही रिसोर्स से मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है उनकी जामनगर रिफाइनरी। इसे ना एक सिंपल बेकरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बेकरी के पास आटा, चीनी और दूध है। अब मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है वो वही बना सकती है, कभी केक, कभी बिस्किट, कभी पेस्ट्री। सामान वही है, प्रोडक्ट अलग अलग। बस जामनगर रिफाइनरी भी कच्चे तेल के साथ बिल्कुल यही करती है और इस काम में वो एक्सपर्ट हैं बिल्कुल। इसको कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स से नापा जाता है। ये इंडेक्स बताता है कि एक रिफाइनरी क्रूड ऑयल से कितनी अलग अलग और महंगी चीज़ें बना सकती हैं। जहां भारत की बाकी रिफाइनरीज का इंडेक्स 10 से 12 के बीच है, वहीं जामनगर का है 21.1, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है, वो एक ही क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, पेट्रोकेमिकल्स सब कुछ बना सकते हैं और मार्केट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन को बदल भी सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे क्लेवर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की। ये सिर्फ पैसा उठाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे थोड़ा हिस्सा बेचकर पूरी कंपनी की वैल्यू को कई गुना बढ़ा दिया जाए। फिर से जियो का एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन थी 5 लाख करोड़। उन्होंने मेटा और गूगल जैसे बड़े प्लेयर्स को लगभग 33% स्टेक बेचा और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रेस किए। इससे कंपनी डेट फ्री हो गई। लेकिन असली मैजिक तो अब हुआ। इन डील्स के बाद जियो की वैल्यूएशन बढ़कर 9.25 लाख करोड़ हो गई। अब सोचिए, 33% बेचने के बाद भी अंबानी के पास जो 67% बचा, उसकी कीमत अब 6.25 लाख करोड़ हो गई, जो कंपनी की शुरुआती टोटल कीमत से भी ज्यादा है। ये है थोड़ा सा बेचकर बहुत ज्यादा अमीर बनने की कला। तो इन सारी कहानियों को अगर हम जोड़ें तो क्या बनता है? ये हमें ले जाता है अंबानी प्लेबुक के कोर प्रिंसिपल्स तक। तो ये हैं अंबानी प्लेबुक के 5 मेन सूत्र। पहला, हर मुश्किल में एक कमर्शियल मौका ढूंढना। दूसरा, पैसे से ऊपर टाइम को रखना, स्पीड ही सब कुछ है। तीसरा, तेंदुए की तरह पेशेंस के साथ वेट करना और फिर डिसाइसिव अटैक करना। चौथा, एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट बनाकर वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। और पांचवां, इक्विटी को सिर्फ कैश के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करना। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, इन स्ट्रैटेजीज में से कौन सी ऐसी है जो ट्रेडिशनल बिजनेस सोच को सबसे ज्यादा चैलेंज करती है? और क्या यह प्लेबुक सिर्फ इतनी बड़ी कंपनीज के लिए ही है या इसके लेसन्स कहीं और भी अप्लाई किए जा सकते हैं? सोचने वाली बात है।